की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसीज के नियमों के तहत लिस्टिंग में छूट से देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद नियमों के तहत टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्टिंग करवानी जरूरी होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अनुराग जोशी से। अनुराग, बताइए क्या है इसके माने। आरबीआई ने टाटा सन्स को लिस्टिंग से छूट की जो प्रस्ताव टाटा सन्स ने आरबीआई के समक्ष पेश किया था उसे खारिज कर दिया है और उसे कोई स्पेशल रियायत देने के पक्ष में नहीं है। अभी 2022 सितंबर 2022 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत कोई 15-16 जो एनबीएफसी थे उनको अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफाई किया गया था। और ये जो अपर लेयर एनबीएफसी होते हैं ये बड़े जो देश में जो सबसे बड़े एनबीएफसी कैटेगरी में है उसमें शामिल होते हैं और इन पे ज़्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें टाटा ग्रुप के दो कंपनियां टाटा सन्स और टाटा कैपिटल भी शामिल थी। अभी पिछले ही साल टाटा सन्स ने आरबीआई के समक्ष ये प्रस्ताव किया था कि वह एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इक्विटी स्टेक होल्ड करता है टाटा ग्रुप के कंपनीज की और उसे रियायत दी जाए, जिसे आरबीआई ने अभी खारिज कर दिया है। और इसके चलते 2022 सितंबर में आरबीआई ने कहा था कि ये जो अपर लेयर एनबीएफसीज हैं उनको 3 साल का समय है कि वह अपने शेयर्स को लिस्ट करें। तो सितंबर 2025 तक टाटा सन्स को अपने शेयर्स को लिस्ट करना अनिवार्य होगा और इस बारे में आरबीआई उन्हें कोई भी रियायत नहीं दे रहा है। इसके चलते आरबीआई टाटा सन्स ने कई कदम उठाए थे। उन्होंने जो अपने बैलेंस शीट में जो जितना भी डेट था, जितना भी ऋण उन्होंने लिया था वो सब उन्हें रीपे कर दिया था जी। तो अभी उन्हें इसके बावजूद कोई रियायत नहीं मिली है जी। एक मैं यहाँ पे एनेक्डोट दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अनुराग जोशी जी वो पत्रकार हैं जिन्होंने रतन टाटा को टाटा सन्स के चेयरमैन होते हुए देखा और अब ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जो रियायत मिलनी है टाटा सन्स को उनके आईपीओ के लिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपसे अनुराग एक चीज और ये समझना चाहूंगा कि अब टाटा सन्स के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। अभी टाटा सन्स के पास कुछ ऑप्शंस ये हैं कि वह आरबीआई से फिर बातचीत करे, फिर विमर्श करे इस बातचीत बारे में। लेकिन अगर हम आरबीआई के नियम को देखें तो वह काफ़ी साफ है। आरबीआई ने पहले भी टाटा सन्स को पिछले साल भी ये बताया था कि वह रियायत देना उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर टाटा सन्स को रियायत देते हैं तो जो अन्य 14 अपर लेयर एनबीएफसीज हैं उनको भी ये रियायत देनी पड़ सकती है। तो वो इनके पक्ष में नहीं है। दूसरा ये ऑप्शन टाटा सन्स के है कि वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। लेकिन अगर हम जानकारों के मुताबिक जाए तो ये कम लाइकली है, क्योंकि टाटा सन्स जो टाटा ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है वह शायद अभी भी आरबीआई के साथ विचार विमर्श करके किसी निर्णय और किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे आने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल अनुराग, एक चीज़ और मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा कि अप्रैल 2024 में, मतलब इसी साल कुछ महीनों पहले, एक अर्जी दी थी आरबीआई को कि हमें डिस्पेंसेशन चाहिए, एक ये प्लान है हमारे पास, आप यहाँ पर हमें रियायत दीजिए। उस अर्जी में क्या था आखिर? उस अर्जी में ये कहा गया था कि टाटा सन्स जो अपने एक होल्डिंग कंपनी, अगर टाटा सन्स की अगर होल्डिंग कंपनी की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो वह जो टाटा ग्रुप के जो कंपनियां हैं उनकी होल्डिंग कंपनी है, उनके इक्विटी स्टेक्स होल्ड करता है। तो टाटा सन्स ने दो अहम चीज़ें इस अर्जी में दी थी। पहला था कि उसके बैलेंस शीट में करीब 22,000 करोड़ जो कि डेट था वह उसका भुगतान करने के लिए राज़ी था, तो वह कर चुका है। वो अभी उनके बैलेंस शीट अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट डेट फ्री हैं। और दूसरी ये थी कि वो कुछ एडजस्टमेंट कर सकते थे कि अपनी होल्डिंग्स में, जैसे कि उनका टाटा कैपिटल है
तो टाटा कैपिटल की तो अभी आईपीओ की जो तैयारी है वो चालू है, लेकिन टाटा सन्स ने ये भी कहा था कि जो टाटा कैपिटल है वो दूसरी अपर लेयर एनबीएफसी है, उसका जो स्टेक है वह किसी अन्य एंटिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और जो प्रस्ताव दिया था आरबीआई को कि जो टाटा कैपिटल में जो 97% जो उनका स्टेक है वो घटा के वो आईपीओ के द्वारा और सेल के द्वारा वह 50% के नीचे ला सकते हैं। तो इस तरह की एडजस्टमेंट्स आरबीआई के सामने उन्होंने पेश की थी, लेकिन आरबीआई बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि उन आरबीआई के लिए लगता है कि ये एक बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट केस है जिसके तहत वो टाटा सन्स को आईपीओ करना